दोस्तों नमस्कार। इसके पहले हमने बेरोजगारी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे और यह आपके लिए कहाँ कहाँ यूजफुल है। जैसे आप एमपी ग्रेड फर्स्ट सेकंड है, टीजीटी है, पीजीटी है, एनबीएस, केबीएस, इन सभी में यह पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड हम आज अध्ययन करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी खाद्य सुरक्षा किन के लिए जरूरी है और खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। इन सारी बातों का विस्तृत रूप से हम आज अध्ययन करने वाले हैं। उसी के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे हम बात करें कि भारत में खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का समर्थ है। जब भी अनाज का उत्पादन, उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा किन के लिए जरूरी है, इसके बारे में बताया गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा गरीबों के लिए या विषम परिस्थितियों में जब कभी अकाल आ जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसके लिए खाद्य सुरक्षा वैसे जनरल देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। लेकिन जब कभी कभी विषम परिस्थितियां आती हैं और उन विषम परिस्थितियों में जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल आ जाता है, उस समय खाद्य सुरक्षा का क्षेत्र मतलब ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा की जरूरत होती है। यानी उस समय उस गरीब को भी खाद्य सुरक्षा की जरूरत होगी और उस समय उस आपदा से जो पीड़ित लोग होंगे उनको भी खाद्य सुरक्षा की जरूरत हो जाती है। उसी के बारे में हम आज जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्या है, इसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा, अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या कहा कि 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ आधारित खाद्य पदार्थों को सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा को एक नया आयाम जोड़ा और उन्होंने कहा कि जो खाद्य सुरक्षा है वह एक हकदारियों का आधार है, यानी जिनको खाद्य सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए हकदारियों का आधार है। और ये हकदारियां हमारे राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व में खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, परिवार एवं क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तथा सभी लोगों को भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 में इसके अतिरिक्त घोषणा की और यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है। आप यह समझिए कि यदि खाद्य सुरक्षा की पहुंच सभी लोगों तक सुगमता रूप से पहुंच जाती है तो इससे हम गरीबी भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की जरूरत उन गरीब परिवारों को होती है जिनकी आय इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त
पर्याप्त खाद्यान्न को क्रय कर सके। जो व्यक्ति पर्याप्त खाद्यान्न को क्रय नहीं कर सकते उनके लिए खाद्य सुरक्षा अति महत्वपूर्ण बन जाती है। यदि हम उनको सुरक्षा पूर्वक और सरलता पूर्वक आसानी से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा देते हैं तो निश्चित रूप से हम गरीबी को कम कर सकते हैं। यही बात आगे आती है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हम कैसे क्या उपलब्ध कराएंगे। तो खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। देखिए, जब खाद्य की उपलब्धता को लेकर के हम खाद्य उपलब्धता कैसे बढ़ा पाएंगे आगे, उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास स्टॉक हो। मान लीजिए, आप कल्पना करिए कि हमारे देश में एक अकाल आ जाता है। अकाल मतलब समझिए कि सूखा पड़ गया जिससे देश की बहुत सारी जनसंख्या इससे प्रभावित हो जाएगी और वह जनसंख्या के लिए हमें खाद्यान्न की पूर्ति करनी होगी। खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं होगा तो हम खाद्य की उपलब्धता उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा सकते जिनके लिए जरूरी है। तो यहाँ खाद्य की उपलब्धता के लिए या खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। यदि स्टॉक नहीं होगा तो हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। इसी के आगे बात करें कि पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। यानी खाद्यान्न उपलब्धता या खाद्यान्न पहुंच का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति तक यदि खाद्य की उपलब्धता या पहुंच है तो हम जरूर निश्चित रूप से उसे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं या खाद्य सुरक्षा हम उसको मुहैया करा पा रहे हैं। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, यानी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो और सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। यानी सभी लोगों के पर्याप्त क्रय शक्ति होनी चाहिए जिससे वो खाद्यान्न खरीद सके। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। इसी के आगे हम बात करते हैं किसी भी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। आइए हम जानेंगे कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण, हमने इसके पहले बात की, के कारण खाद्यान्न की कुल उपजाऊ में गिरावट आती है जिससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो यह अधिक लंबे समय तक बनी रहेगी। भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। देखिए, हमने इसके पहले भी आपसे बताया कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी समय कोई ऐसा संकट आता है कि कोई अकाल आ जाता है, उस समय बहुत सी जनता खाद्य सुरक्षा से प्रभावित हो जाती है। अगर यह आपदा और अधिक विस्तृत होगी तो खाद्य सुरक्षा अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराना होगा। इसी के क्रम में व्यापक भूखमरी आ सकती है। भूखमरी आएगी, गरीबी आ जाएगी और भूखमरी से वो हमारी जनसंख्या अस्वस्थ हो जाएगी, यानी स्वस्थ नहीं रहेगी। इसी के आगे हम बात करते हैं अगली बात कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है और भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शारीरिक एवं प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 का। आपको अकाल पता होगा कि 1943 में एक बंगाल का अकाल आया था। 1943 में बंगाल में अकाल आया था और उस इतने भीषण अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। आप कल्पना करिए किसी देश की 30 लाख जनसंख्या मरना कितना बड़ा हास होता है, कितनी बड़ी श्रम शक्ति का हास होता है और कितनी बड़ी वो देश की जनसंख्या का हास होता है। यानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पूरी किसी न किसी रूप से वो प्रभावित हो जाती है। जैसे आप सोचें कि लोग मर गए तो क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की वो
कुछ जनसंख्या ऐसी होगी जो बहुत काम की होगी, और कुछ जनसंख्या ऐसी होगी जो आश्रित होगी, और कुछ जनसंख्या ऐसी होगी जो अनाश्रित होगी, यानी दूसरों पर निर्भर होगी। यानी अकाल के समय जनसंख्या की विशाल हानि होती है। इसी के क्रम में देखें कि जब हमें स्टॉक की उपलब्धता की जरूरत होती है, तब कैसे हमें, यदि हमारे पास स्टॉक नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो हमें उसे आयात करना होगा, और यदि ज्यादा है तो हम किसी दूसरे देश के लिए निर्यात कर देते हैं। यानी खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आपके पास स्टॉक हो। और जब स्टॉक कहां से आएगा? खाद्य सुरक्षा के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास स्टॉक हो, लेकिन वह स्टॉक आएगा कहां से? उसके लिए जरूरी है कि हमें खाद्य फसलों के उत्पादन में हमें वृद्धि करनी होगी। जब तक हम खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। यदि हम पूरी तरीके से देखें तो पहले जरूरत है हमें खाद्य सुरक्षा में कि हम उत्पादन करें। जब उत्पादन हमारा अधिक होगा, यानी अधिशेष के रूप में हमारा उत्पादन होना चाहिए। और अधिशेष का मतलब होता है कि जब हम कोई फसल पैदा करते हैं और उस फसल में हमारे उपभोग से अधिक फसलों का उत्पादन होता है, यानी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, एक कृषक समझिए, एक कृषक है और वह खेती का काम करता है। वह 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसके यूज के लिए सिर्फ 2 कुंटल गेहूं की उसे जरूरत होती है। 2 कुंटल गेहूं यदि वो अपने उपभोग के लिए साल भर के लिए रख लेता है, 1 वर्ष के लिए रख लेता है, तो बाकी जो खाद्यान्न होगा, यानी जो बाकी गेहूं होगा, उसकी फसल होगी, वह 8 कुंटल होगी। 8 कुंटल अधिशेष के रूप में वो बाजार में बेच देगा, और बाजार में बेचने जब जाएगा तो उसको सरकार या कोई अन्य एजेंसियां उसे खरीद लेंगी और उन्हीं के माध्यम से सरकार उसे भंडारित करेगी। जब भंडारण हो जाएगा तब उसके आगे की प्रक्रिया होगी, वो हम आगे समझते हैं। आइए हम यहां पर कुछ चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। यह अध्ययन करें और बताएं क्या आप इस कथन से सहमत हैं। किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी आई? आप देख लीजिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है कि 1938 में उत्पादन था 85 टन, आयात की कोई जरूरत नहीं थी, निर्यात कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कुल उपलब्धता जो बंगाल के पास थी वो कितनी थी? 85 टन की। और 1939 में 79 टन हुआ, जिसमें आयात 4 टन किया गया, टोटल 83 टन हुआ। और 1940 में 82 टन का उत्पादन हुआ, 3 टन का आयात किया गया, 3 लाख टन का, और 85 की कुल उपलब्धता रही। इसी प्रकार 41 में देखें, 42 में देखें, और जो 1943 का ईयर्स आता है, तो उस समय बंगाल में जब अकाल पड़ा तो आप देखें कि निश्चित तौर पर 1941 से तो अधिक, लेकिन बाकी जो ईयर्स हैं 38, 39, 40, 42, इनसे कम उत्पादन हुआ। किसमें? 1943 में। और 3 टन का उत्पादन, 3 लाख टन का उत्पादन किया गया। आप कल्पना करिए कि यदि किसी देश की जनसंख्या क्रमशः बढ़ी होगी, जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ी होगी, और जब हमारे पास इतना उत्पादन था तब हमारे पास कम जनसंख्या रही होगी, और जब 1943 का ईयर्स आता है तब हमारे पास जनसंख्या का एक बड़ा विशाल जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई होगी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि खाद्य की उपलब्धता भी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से खाद्य की कमी से, खाद्यान्न की कमी से लोग प्रभावित होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। ये एक चित्र दिखाया गया है और राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग हैं, 1945 में दिखाया गया है। और 1943 का एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार। जब अकाल पड़ जाएगा, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, तो लोग निश्चित तौर से अपना घर और अपना मकान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें एक रामू की कहानी दी गई है और यह कहानी बड़ी मजेदार है। देखिए, रामू की कहानी को हम पढ़ते हैं।
रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतिहर है। मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव में सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, लेकिन वह अभी बहुत कम उम्र के हैं और वह खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं के सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती का काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक ही अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। वह दूसरों के कार्य में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना काम लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून का भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी में 4 महीने की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। अब देखिए हम रामू की यहाँ कहानी दी गई है और इसमें क्या क्या बताया गया है। रामू है और उसका एक बेटा सोमू और उसकी एक पत्नी सुनहरी, ये सब कृषि में काम करते हैं। रामू जो है वह कृषि में लगा हुआ सरपंच के यहाँ काम करता है और आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि में पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता है, यानी कृषि का कुछ मौसम बहुत व्यस्त रहता है। व्यस्त का मतलब ऐसा है कि वहाँ पर जो ग्रामीण श्रमिक होते हैं, ग्रामीण रोजगार करने वाले श्रमिक होते हैं, उनको कार्य और श्रमिकों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब खाली समय आता है कृषि का, जब सारी फसलों की गर्मियों के समय में सारी फसलों की कटाई हो जाती है, तो 4 मौसम जो होता है वह खाली मौसम होता है। उस समय रामू बेरोजगार हो जाता है, उसका बेटा और उसकी पत्नी काम करती है। ये सारे लोग काम करने के बाद 2 जून की मुश्किल से रोटी जुटा पाते हैं और वह रोटी समझिए कि जब वह बेरोजगार हो जाता है तब उसके पास काम करने के लिए या 2 जून की रोटी के लिए उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती कि वह अपने खाद्य सुरक्षा को पूरा कर सके, यानी अपनी खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। निश्चित रूप से रामू खाद्य असुरक्षा से ग्रसित व्यक्ति है, यानी उसको खाद्य सुरक्षा की बहुत जरूरी। इस कहानी से यह सार निकलता है कि देखिए, जो अनियमित श्रमिक होते हैं ना तो उनकी परमानेंट कोई आमदनी होती है, यानी निश्चित कोई आमदनी नहीं होती, और उनको रोजगार के लिए और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, किसी प्रकार की उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उनका रोजगार अनिश्चित होता है, उनको कोई नियमित वेतन नहीं देता है, यानी वो हमेशा जो आप समझिए कि जो श्रमिक अनियमित श्रमिक हैं, वो हमेशा जो है ज्यादातर आप समझिए कि वो बेरोजगारी और अपनी अनिश्चित आमदनी से हमेशा ग्रसित रहते हैं और इस तरह की असुविधाओं का सामना उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। बल्कि वहीं जो नियमित श्रमिक होते हैं उनको इन सब कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी फिक्स होती है, उन्हें हमेशा काम मिलता है, उनके छुट्टियों के दिन फिक्स होते हैं, उन्हें बीमा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इत्यादि उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उनको इस प्रकार का खतरा कम रहता है। दूसरी बात देखें कि एक मौसम शब्द आया है और मौसम
शब्द से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने सुना, समझा और सुना भी आप लोगों ने कि गरीबी जो है, जैसे अनियमित श्रमिक हैं, और जो कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार से आपने कई चीज़ों के बारे में सीख लिया। इसी के आगे हम और बात करते हैं कि भारत में अकाल संबंधी सूचनाएं एकत्र कीजिए। भारत में भी कई बार समस्याएं आई हैं। भारत में जब हरित क्रांति आई तो उससे समय हम भारत में भी जब अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था, तो उस समय भारत भी जब तृतीय पंचवर्षीय में एक योजना आई थी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी। और वह बात इसीलिए की गई थी, उसके बाद जब हम उस समय समस्याओं से जूझे और हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था, हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारे पास भारत की एक विशाल जनसंख्या के पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नहीं हुआ करता था। उसी समय की बात याद करिए कि 1967 और 68 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति इसीलिए लाई गई कि ताकि फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। यदि हम क्योंकि पढ़ रहे हैं खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा में पहले मैंने आपको बताया कि खाद्य सुरक्षा तभी उपलब्ध कराई जा सकती है जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होगा। तो यानी जरूरी है कि आपके पास पहले पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो, तभी आप स्टॉक कर सकते हैं, और जब आपके पास स्टॉक होगा तभी जो खाद्यान्न असुरक्षा से ग्रसित लोग हैं उनको आप खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाद्य असुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित जैसे भूमिहीन कृषक होते हैं या भूमिहीन श्रमिक होते हैं जो खेती पर काम करते हैं और जिनके पास नगण्य भूमि होती है। दूसरी छोटे मोटे काश्तकार आ गए, और पारंपरिक दस्तकार यानी जो छोटा मोटा खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, बुनकर होते हैं, और जो सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले परंपरागत तरीके से खेती की जाती थी, उस खेती में मान लीजिए कि एक हल बनाने का कोई काम करता है और वह भी एक बेरोजगार हो सकता है, इन सब के लिए। लेकिन इसमें कुछ भारत का विशेष वर्ग खाद्य असुरक्षा के घेरे में ज़्यादा आता है। उस वर्ग में हम दो वर्गों को विशेष तौर से गिन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी वर्ग नहीं आते हैं, बाकी वर्ग भी आते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। हम कह सकते हैं खाद्य असुरक्षा से ग्रसित वर्गों की यदि बात की जाए तो दो वर्गों के नाम प्रमुख होते हैं। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्ग खाद्य असुरक्षा के घेरे में ज्यादा है। ओबीसी वर्ग का भी कुछ हिस्सा, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, और जो जनरल लोग हैं उनका भी परसेंटेज कुछ ना कुछ खाद्य असुरक्षा के घेरे में आता है। इसी के क्रम में हम आगे बात करते हैं कि कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है। क्योंकि कृषि में मौसमी क्रिया क्यों है? क्योंकि कृषि एक मौसमी फसलें होती हैं। भारत में आज भी बहुत सारे कृषक मौसम के ऊपर खेती हमारी निर्भर करती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के संसाधन नहीं है। कृषक देखता है बादलों की तरफ कि कब वर्षा होगी और कब मैं अपनी फसलें बोऊं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि एक मौसमी फसल। दूसरी बात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मौसम के अनुसार सारी फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए भी हम इस बात को कह सकते हैं। रामू वर्ष में लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? क्योंकि कृषि का जो 4 महीने होते हैं वो व्यस्त मौसम नहीं होता। बाकी जो है कृषकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए व्यस्त मौसम रहता है। तो अचानक से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे सभी श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। आगे बात करें कि रामू का परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है, तो रामू के परिवार की पूरक आय प्रदान करने वाले उनके बेटा और उसकी पत्नी है। कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है?
क्योंकि रामू जो है खेती एवं मजदूरी पर एक तो गांव में रहता है। अब जब गांव में कोई व्यक्ति रहेगा, गांव का मुख्य साधन व्यवसाय कृषि है और कृषि में पूरे 12 मास काम नहीं रहता है, इसलिए वो जो है उसे 4 महीने विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है, तो रामू खाद्यान्न की दृष्टि से जब उसे 4 महीने यानी जो कृषि के खाली मौसम होते हैं उस पर उसे काम नहीं मिलता है, इसलिए वो वहां पर बेरोजगार हो जाता है और उसे खाद्य सुरक्षा की विशेष जरूरत हो जाती है। अहमद की कहानी पढ़ते हैं। अहमद बंगलोर का रिक्शा चालक है। वह अपने 3 भाइयों और 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुपड़ी तलैया में से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसे प्रतिदिन आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि वह समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों वह मुश्किल से इतना कमा पाता है कि जिससे वह दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों को उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार में कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। आपने देखा कि अहमद एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चालक की आमदनी आप जानते हैं, कभी ज्यादा कमाता है तो कभी कम कमाता है, लेकिन उसका एक कार्ड बना हुआ है। आपने इसके पहले मैंने आपसे बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी होता है स्टॉक, और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी होता है स्टॉक से पहले की उत्पादन नहीं होगा तो आप स्टॉक कहां से करेंगे, किसका स्टॉक करेंगे। तो जरूरी है कि पहले फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जाए और वह उपभोग से अधिक हो, तभी वह अधिशेष होगा और बाजार में जाएगा, तभी उसका स्टॉक किया जाएगा। और क्योंकि खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता के लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार यह खाद्यान्न उपलब्ध कराए, और सरकार ही यह काम कर भी सकती है, क्योंकि उन्हीं लोगों को खाद्यान्न की जरूरत होती है जिनकी आमदनी कम होती है, यानी बाजार मूल्य पर वह खाद्यान्न को खरीदने में असमर्थ होते हैं। स्वाभाविक है उन्हें कम मूल्य पर यानी सब्सिडी युक्त खाद्यान्न, उनको सरकार कुछ सब्सिडी दे दे, यानी सस्ते दामों पर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करा दे। और सरकार यह खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध करा पाती है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैंने पहले बताया कि उसके लिए जरूरी होता है स्टॉक तभी जरूरी होगा जब फसलों के उत्पादन में। तो भारत की यदि बात करें कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुलभ हुई, तो हमने बात किया कि जब हरित क्रांति 1967-68 में आती है, उससे भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है, और फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यानी सरकार स्टॉक करती है। और स्टॉक को वह कौन करता है, अब बात आती है कि स्टॉक कैसे सरकार कैसे कर लेती होगी। उसके लिए सरकार ने एक, आपने नाम सुना होगा, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई क्या करती है कि खाद्यान्नों का भंडारण करती है। और आपने यह भी सुना होगा कि वो खाद्यान्नों का भंडारण सरकार ऐसे कैसे कर लेती है। उसके लिए सरकार क्या करती है, एक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, और वह न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न फसलों के लिए होते हैं। वो विभिन्न फसलों के अनुसार एक किसान को यह पता हो जाता है कि मेरी इस फसल का दाम इतना मिलेगा। उस आधार पर किसान भी अपनी लागत देख करके, उसे गेहूं में ज्यादा फायदा है तो गेहूं बो देता है, अन्य किसी फसल में फायदा है तो अन्न बो देता है। तो सरकार क्या करती है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उस समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न को खरीद लेती है। इसके बाद सरकार करती है बफर स्टॉक यानी बहुत बड़ा भंडारण करती है। और जब किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती हैं तो सरकार क्या करती है, वह खाद्यान्न पीडीएस प्रणाली के माध्यम से, यहां पर लिखा हुआ है
पीडीएस प्रणाली के माध्यम से सरकार क्या करती है, खाद्यान्न उपलब्ध करा पाती है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। और पीडीएस के माध्यम से यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम में एक और कड़ी जुड़ जाती है, वो होती है उचित दर विक्रेता की दुकान यानी कोटेदार की दुकान। और कोटेदार की दुकान में जिन लोगों का कार्ड बना होता है उसे खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता है। पहले पीला कार्ड, फिर बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली जिनके माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता कराई गई। अन्नपूर्णा योजना, बहुत सारी योजनाएं चलती रही जिनके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्य असुरक्षा से ग्रसित लोग थे उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि एक बात आती है कि दीर्घकालिक भुखमरी क्या होती है और मौसमी भुखमरी क्या होती है। यह बात बहुत देखने योग्य है, ये आपने शब्द कभी सुने होंगे। तो जो दीर्घकालिक भुखमरी होती है, जब किसी व्यक्ति की आमदनी इतनी पर्याप्त नहीं होती, यानी किसी व्यक्ति की आय इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वो अपनी आय से खाद्यान्न को यानी 2 जून की रोटी जुटा सके, यानी खाद्यान्नों की पूर्ति अपने लिए कर सके और अपने परिवार के लिए कर सके। तो जिनकी आमदनी बहुत कम होती है और 2 जून की रोटी नहीं क्रय कर सकते, खरीद सकते, अनाज नहीं खरीद सकते, वैसे लोगों को बोला जाता है कि यह लोग दीर्घकालिक भुखमरी से पीड़ित हैं। तो यानी दीर्घकालिक भुखमरी होती है और एक होती है मौसमी भुखमरी। तो जो मौसमी भुखमरी होती है, हमने 2 शब्दावली आपसे बताई, एक दीर्घकालिक भुखमरी और एक बताया मौसमी भुखमरी। तो जो दीर्घकालिक भुखमरी होती है, जिनकी आमदनी कम होती है वो दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रसित होते हैं। और जिनका जब कभी फसलों के उत्पादन में कम, यानी कृषि में कभी फसलों का उत्पादन कम हो, तो ऐसी भुखमरी को बोला जाता है कि वह भुखमरी क्या है, अल्पकालिक या मौसमी भुखमरी बोला जाता है। दीर्घकालिक भुखमरी और मौसमी भुखमरी बोला जाता है। जैसे मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है, इस तरह से भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है। इसी प्रकार आप देखें आगे दिया गया भुखमरी के प्रकार, तो जो ग्रामीण और शहरी दोनों में भुखमरी पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर आप देखें कि 1999 और 2000 के बीच में मौसमी जो भुखमरी थी उसका 2.6 ग्रामीण में परसेंटेज था और जो शहर है 2.6, और जो दीर्घकालिक भुखमरी थी वो ग्रामीण में 0.7 थी। यानी टोटल हम देखें कि 99 और 2000 में 3.3 भुखमरी थी। वहीं हम बात करें शहरों में, तो शहरों में भुखमरी का परसेंटेज कम है। 1999 और 2000 में भुखमरी 0.6 और 0.3 थी दीर्घकालिक। इस प्रकार से हम टोटल भुखमरी देखें तो 0.9 थी। इसी प्रकार हम आगे बात करें कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। हमने इसके पहले आपको बताया है कि जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय भारत ने खाद्यान्न की कमी पड़ गई और भारत को तृतीय पंचवर्षीय योजना में यानी बाहर से गेहूं और चावल, अपने लिए विशेष तौर पर गेहूं को खरीदना पड़ा। भारत ने उसी समय सोचा कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हमें खाद्यान्न के मामले में, कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो कहे कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी ना हो, तब वह व्यक्ति क्या कहेंगे आपकी, ये बहुत अच्छा है, इसकी आमदनी बहुत अच्छी है, ये बहुत उन्नत कर रहा है। आप कहेंगे बेकार है। जब ये 2 जून की रोटी नहीं अपने लिए जुहा पाता, अपने लिए इसके पास खाद्यान्न ही नहीं खाने के लिए, तो ये कैसा आदमी है। उसी प्रकार भारत में यानी जिसके पास खाद्यान्न ना हो तो वो देश की एक बहुत बड़ी समस्या होती है।
उसी समय भारत में आई हरित क्रांति। 1967 सन 1967-68 में हरित क्रांति लाई गई और हरित क्रांति के माध्यम से फसलों के उत्पादन में अंधाधुंध वृद्धि हुई, यानी फसलों के उत्पादन में काफी मात्रा में वृद्धि हुई। और हरित क्रांति के जनक आप लोग जानते होंगे MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति के माध्यम से फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि की गई, जिसके कारण से हम आत्मनिर्भर बनना चाहे। जब हम आत्मनिर्भर हो गए धीरे धीरे और हमने उन्नत की, फसलों के उत्पादन में और वृद्धि होती गई। आज हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि हम स्वयं खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। यानी यह सब संभव हुआ हरित क्रांति के माध्यम से। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद हमने बफर स्टॉक किया, उसके लिए हमने गोदामें बनवाई और उन गोदामों में स्टॉक के माध्यम से, जिसे बफर स्टॉक बोला जाता है, और बफर स्टॉक के माध्यम से हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 से चालू है और तब से हम वितरण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के लगातार परिवर्तन देख रहे हैं और उन परिवर्तनों के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में मैंने बताया आपसे कि जब हम हरित क्रांति लाए तो बफर स्टॉक किया गया और वह बफर स्टॉक कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करती है। भारतीय खाद्य निगम PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और कोटेदारों की एक चैन है, ये कोटेदारों की यानी उचित दर विक्रेताओं की दुकान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरकार योजनाएं चलाती है जिससे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। जैसे BPL वालों के लिए गेहूं चावल की पहले उपलब्धता होती थी। अंत्योदय अन्न योजना जो चलती है, अंत्योदय अन्न योजना गरीबों में अति गरीबों के लिए होती है, उसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। और वर्तमान समय में यदि हम देखें आज के परिदृश्य में कि भारत खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध करा पा रहा है गरीब लोगों के लिए, तो उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से यानी 50% शहरी और 75% ग्रामीण परिवार खाद्य सुरक्षा के घेरे में आते हैं और उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यानी उसी प्रकार कोटेदारों की दुकानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उसी के बारे में बात करें, उस समय जब 1968 में हरित क्रांति आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इसी के बाद हम आगे बात करें, आप देख रहे हैं कि भारत में अनाज की उपज करोड़ों टन में देख रहे हैं। 1960-61 में हमारे पास 80 टन हुआ करता था लाख टन खाद्यान्न। 1970-71 में 108 हो गया। डायरेक्ट हम छलांग लगाए 28 लाख टन की। इसी प्रकार यदि हम बात करें 2017 में तो 275.68 टन हमने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है। आइए बफर स्टॉक क्या है? आपने बफर स्टॉक तो कई बार मेरे मुंह से सुन ही चुके हैं, इसके बाद और एक बार समझ लेते हैं। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज यानी अधिशेष जो है उसे अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडारण है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है। यानी भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान और गेहूं खरीदती है और वह धान एवं गेहूं जो खरीदा जाता है वह न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार जारी करती है और उसी से खाद्यान्न खरीद लिए जाते हैं और उनका कर लिया जाता है बफर स्टॉक। और यह फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारणों में रख दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। आपने सुना कि सरकार पहले हरित क्रांति लाई, हरित क्रांति लाने के बाद सरकार ने बफर स्टॉक किया भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। और भारतीय खाद्य निगम के जो सरकार खाद्यान्न, तो सरकार पहले उन खाद्यान्नों की गारंटी देती है कि हम इस कीमत पर खाद्यान्न खरीदेंगे,
न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार घोषणा कर देती है और वह न्यूनतम समर्थन कीमत पर सरकार विभिन्न राज्यों से यानी कृषकों से अधिशेष जो होता है उनका वह खरीद लेती है और वह जो अधिशेष होता है वह अधिशेष बफर स्टॉक के माध्यम से गोदामों में रख लिया जाता है। और विभिन्न योजनाएं अब क्योंकि उनके लिए इसलिए क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराई जाती है जो बाजार कीमत पर खाद्यान्न को खरीदने में असफल रहते हैं। यानी एक बात आता है निर्गम मूल्य। तो हम देखिए, आपने क्रय मूल्य सुना होगा, विक्रय मूल्य सुना होगा, बाजार मूल्य सुना होगा, सब्सिडी मूल्य सुना होगा। उसी प्रकार से एक निर्गम मूल्य होता है। जैसे सब्सिडी जो मूल्य होता है वो बाजार मूल्य से कम होता है और निर्गम मूल्य वह होता है जिस पर पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन खाद्य असुरक्षित से ग्रसित परिवारों को जो खाद्यान्न जिस रेट में जिस प्राइस पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है उसे बोला जाता है निर्गम मूल्य। जैसे आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से गेहूं का रेट 2 रुपए किलो और चावल का रेट 3 रुपए किलो। आप समझिए कि सरकार कहाँ गेहूं 2100-2000 के बीच में खरीदती है और चावल धान 1900-2000 के रूप में खरीदती है और फिर यही इसमें फिर अन्य चीज़ें भी इस पे लागू हैं, यानी इस पे परिवहन भी लागू है। सरकार ने कुछ परिवहन दिया होगा, कुछ भंडारण दिया होगा और फिर वह कोटेदार तक पहुंचा होगा, उचित दर विक्रेता की दुकान तक पहुंचा होगा, वहां पर परिवहन लगा होगा, फिर कोटेदार को वितरण कराने में कुछ उसको कमीशन दिया गया होगा, 10% जो भी दिया गया हो, सरकार यह तय करती है। तब वो कहीं ना कहीं एक खाद्य असुरक्षित व्यक्ति के यहाँ वो खाद्यान्न पहुंच सका है। इसलिए सोचिए आपकी सरकार कितने कम दामों पर उन व्यक्तियों को जो बाजार मूल्य पर खरीदने में असक्षम है उन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इसी के माध्यम से हम आगे बात करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में गांव, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। ये सब बाजार कीमत पर कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाले कोई परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, मिट्टी का तेल और चीनी विभिन्न चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे राशन कार्ड हमारे यहाँ 3 प्रकार के प्रचलित हैं। राशन कार्ड 3 प्रकार के प्रचलित हैं। एक निर्धनता में निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, जिसे हमने बताया था गरीबों में जो अति गरीब हैं उन्हें अंत्योदय अन्न कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को एपीएल कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक निर्धनता रेखा होती है। निर्धनता रेखा को भारत में यदि हम बात कर रहे हैं निर्धनता की तो हम निर्धनता रेखा भी समझ लेते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण उपभोक्ता एवं क्रय के आधार पर किया गया है। भारत में जो शहरी लोग 2100 कैलोरी और ग्रामीण लोग 2400 कैलोरी ऊर्जा पाने में प्रति व्यक्ति असक्षम है उन्हें हम गरीब मान लेते हैं और जिनकी इनकम 816 रुपए ग्रामीण व्यक्ति और 1000 रुपए शहरी व्यक्ति की आमदनी कम है उसे हम गरीब मान लेते हैं। इसी के क्रम में हम आगे बात करें कि हरित क्रांति की बात तो हो ही चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाहन कर सके। इस अधिनियम के तहत 75%
ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग एवं परिवार में वर्गीकृत किया गया है। हमने ये सारी बातें आपको बता दिया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 75% ग्रामीण परिवार एवं 50% शहरी परिवारों को मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके, इसलिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है कि हर एक मानव को गरिमामय जीवन व्यतीत करने का उसका अधिकार है। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न ही नहीं है तो वह व्यक्ति कैसे गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए भारत चला रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके अंतर्गत 50% और प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है और प्रत्येक कार्ड में अधिकतम 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। भले ही वो यदि 7 यूनिट तक हैं लोग उस कार्ड में तो 35 किलो, यदि 9 और 10 भी हो जाए 35 किलो से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसी कड़ी में हम आगे बात करें, देखिए आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1992 में की गई और उस समय गेहूं 2.34 रुपए किलो और चावल 2.89 रुपए किलो उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए आगे इसके बाद संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 पिछड़े ब्लॉकों में, जो पिछड़े हुए ब्लॉक थे उनमें उपलब्ध कराई गई और उस समय खाद्यान्न की मात्रा, इसी प्रकार ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आगे बढ़ती रही और वर्तमान में ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 निर्धन एवं गैर निर्धन बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। अंत्योदय अन्न योजना 2002 से चालू होती है और निर्धनता में सबसे जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना चालू कराई गई, तब से उन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना 2000 में दीन वरिष्ठ नागरिकों को, यानी जो कमजोर लोग थे, अति कमजोर लोग थे, उनको, दीनहीन जो लोग थे उनको वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग लोगों को यह योजना चालू की गई और इस योजना के अंतर्गत 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चालू की गई और इसके अंतर्गत जो भी परिवार योग्य है उसको यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीणों में 50% एवं शहरों में 50% एवं ग्रामीण में 75% और इसके अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल और मोटा अनाज 1 रुपए किलो उपलब्ध कराया जाता है। यदि हम इसमें आगे बात करें तो खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा, न्यूनतम समर्थित कीमत एवं अधिप्राप्ति में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षा प्रदान की। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारणों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई ने भंडार अनाज से भरे हैं, कई अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए अंत्योदय अन्न योजना की बात हो ही चुकी है। इससे कौन कौन लोग प्रभावित मिल रहे हैं, लाभ कौन कौन से मिल रहा है। और सहायकी मतलब सब्सिडी को सहायकी भी बोला जाता है। वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत से अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। यानी उत्पादकों की ऊंची मूल्य पर भी यदि सब्सिडी मूल्य पर कोई चीज उपलब्ध कराई जाएगी
तो बाजार कीमत से कम कीमत पर वह चीज उपलब्ध हो जाएगी। नीचे एक आरेख दिया गया है और इसमें बफर स्टॉक के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में बफर स्टॉक की क्या पोजीशन है। आप देखें कि न्यूनतम बफर स्टॉक करोड़ टन में दिया गया है और यह अक्टूबर एक्चुअल दिखाया गया है। बफर स्टॉक की बात हो गई है, हम आगे बात कर लेते हैं। यानी वितरण प्रणाली में आप देखें तो इससे क्या हुई कि विभिन्न प्रकार की जो कीमतें बढ़ी हैं। देख तो न्यूनतम समर्थन कीमत हुआ, यानी सरकार की लागत कैसे बढ़ गई इसके बारे में बात की गई है। तो जो सरकार की लागत इसलिए बढ़ी कि सरकार तो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाना होता है, क्योंकि किसानों की लागतें बढ़ती हैं और लागतों बढ़ने के कारण फिर सरकार उनका भंडारण करती है, भंडारण के बाद परिवहन करती है, ढुलाई करती है, रख रखाव पे खर्च करती है और फिर पुनः वह उचित दर विक्रेता तक पहुंचाने में, यानी जो सरकार करती है, एफसीआई खरीदती है, वो सरकार जो की कीमत इस खाद्यान्न की पहुंचती है वो कहीं न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक हो जाती है और सरकार की लागत इस प्रकार से बढ़ी है जिससे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। सहकारी समितियों में खाद्य सुरक्षा की भूमिका। सहकारी समितियां जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की समितियां आपस में मिलजुल करके काम करती हैं। प्राथमिक समितियां होती हैं, जिले स्तर की समितियां होती हैं जिसे केंद्रीय समिति बोला जाता है और राज्य स्तर की समितियां होती हैं जिन्हें राज्य समिति बोला जाता है। इसी के आधार पर ये समितियां भी खाद्यान्नों का भंडारण करती हैं और यह सरकार को फिर वही खाद्यान्न उन्हीं रेटों पर खरीदने का काम करती हैं और यह जो है उन्हें दे देती हैं, भंडारित करती हैं और यह खाद्य सुरक्षा यानी यह भी एक निर्धनता उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रही। दोस्तों अब हम यहीं से अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और बाद में फिर मिलेंगे फिर कभी।